Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture number 5. Dear students, we have been talking about the international multinational business and the problems which they face, the challenges, I must say, not the problems, the challenges that they are facing in the international environment. In the previous lecture we have been talking about the flow of funds, that is about the balance of payment. और आपने देखा था उसके अंदर कि we had the balance of payment statement और उसके अंदर हमने डिफरेंट अकाउंट्स को स्टडी किया था, दैट इज करंट एसेट्स, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट एंड रेस्ट ऑफ द अदर्स। और हमने ये भी देखा था कि हमने उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है और वी गेट टू नो कि बैलेंस ऑफ जो आपकी पेमेंट है, बीओपी स्टेटमेंट, व्हाट डज इट डिपेक्ट और वो क्या रिफ्लेक्ट करती है अबाउट द कंट्रीज इकोनॉमिक हेल्थ। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज अबाउट द इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स। International financial markets. First of all, what is meant by a financial market? Financial market क्या चीज होती है? Yes, I'm sure you must be knowing about the definition of financial markets. Financial market क्या चीज है? Yes, financial market is a place where buyer and seller they exchange for certain financial instruments. जब हम domestic financial या local financial market की बात करते हैं तो things are very very simple. लेकिन जब हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करते हैं तो द थिंग्स आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड देयर एग्जिस्ट एन एक्सपैंडेड सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। एक्सपैंडेड सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, व्हाट इज मेंट बाय द एक्सपैंडेड सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज? लाइक हमारे पास जब हम इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास चॉइसेस बहुत आ जाती हैं। फाइनेंशियल मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं उसकी चॉइसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं एज कम्पेयर टू वट वी माइट हैव इन दी डोमेस्टिक एनवायरनमेंट। जैसे छोटी सी आपको एग्जांपल दूं, जैसे प्रेफर्ड स्टॉक जो है वो एज सच पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप इफ़ यू आर MNC एंड यू आर वर्किंग अक्रॉस द बॉर्डर देन you will have the opportunity to access this preferred stock in some other country. आप वहाँ से भी इक्विटी रेज कर सकते हैं। तो whenever you are doing the multinational financial management and you are an MNC, no doubt if you are an MNC, आप मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो ओनली देन यू विल बी वर्किंग इन द मल्टीनेशनल सेटअप एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट। अब उस एनवायरनमेंट को जानने के बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन दैट फाइनेंशियल मार्केट। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया अभी तक कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट का मतलब ये है कि फाइनेंशियल मार्केट का फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब ये है कि दैट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर they come together for the exchange of the financial instruments. Financial instruments की buying and selling जिस जगह के ऊपर होती है उसको हम कह देते हैं फाइनेंशियल मार्केट। अब उसके अंदर ये है कि जब हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं तो वी हैव टॉक्ड अबाउट द एक्सपैंडेड सेट ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब एक्सपैंडेड सेट ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स आपके मुल्क के अंदर नहीं हैं, जो आपकी कंट्री में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस अक्रॉस द बॉर्डर देन यू मस्ट हैव द एक्सेस टू दोज financial instruments as well. I'm sure I'm clear. Okay, to get start with chapter's objectives. First of all, to describe the background and corporate use of following international markets. Number 1, foreign exchange market. Number 2, international money market. Number 3, international credit market. Number 4, इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट एंड नंबर 5 इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट। अच्छा स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इसमें इन सारी मार्केट्स के बैकग्राउंड के बारे में और उसका क्या कॉर्पोरेट यूज़ है एंड हाउ द मल्टीनेशनल कंपनीज कैन मेक द यूज़ ऑफ ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव: फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, इंटरनेशनल मनी मार्केट, इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट, बॉन्ड मार्केट्स एंड स्टॉक मार्केट्स। Motives for using international financial market. Ab why we are using this international financial market? Why can't we simply restrict to the domestic financial market? हमें क्या जरूरत पेश आई हुई है कि हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ जाएं
और हमारे लिए क्या डोमेस्टिक मार्केट काफ़ी नहीं थी? वाई डू वी नीड टू हैव द इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट? हमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? द मार्केट्स फॉर रियल और फाइनेंशियल एसेट्स आर प्रिवेंटेड from full integration by barriers like tax differentials, tariffs, quotas, labor immobility, cost communications, cultural and financial reporting differences. सबसे पहला जो उसका मोटिव है वो तो ये है कि जो मार्केट्स हैं फॉर द रियल और द फाइनेंशियल एसेट्स. व्हाट आर द रियल एसेट्स? यस, रियल एसेट्स में हमारे पास whenever we are talking about the real assets, we are talking about the real estate, land के बारे में बात कर रहे हैं. And the financial assets are all those assets जो financial instruments हैं हमारे पास. It can be any fixed assets जिसके अंदर capital assets जिसके अंदर आपने अपनी investments की हुई हैं. They are prevented from full integration. They are prevented from full integration by barriers. बहुत सारे barriers से हम बच जाएंगे like tax differentials, टैरिफ्स, कोटाज, लेबर इमोबिलिटी, लेबर को एक जगह से दूसरी जगह पे आप मूव नहीं कर पाते. देयर आर सर्टेन कम्युनिकेशन कॉस्ट्स व्हिच आर बीइंग इनकर्ड एंड कल्चरल एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिफरेंसेस. तो ये सारे जो डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से वी कैन गो फॉर दी यूजिंग द इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स. विदाउट देखें हमारे जो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर we have got the different cultural and different financial reporting systems. जब हमारे पास international financial market होगी तो we have the access to one forum from where we can have the access to the certain bond markets and certain stock markets, etc. Yet such market imperfections also create unique opportunities for specific geographic markets, helping these markets attract foreign creditors and investors. Basically, students, ये सारी मार्केट इम्परफेक्शंस हैं. मार्केट इम्परफेक्शंस का मतलब ये है कि वी हैव डिफरेंट टैक्सेस. जो ऊपर वाले पैरा में बात की थी दैट इज अबाउट द डिफरेंसेस दैट द डिफरेंट कंट्रीज हैव. अब इन डिफरेंसेस को आपने अपने लिए प्रॉब्लम नहीं बनाना, बल्कि आपने इन डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना है, बल्कि आपने इन डिफरेंसेस को एज एन अपॉर्चुनिटी सेट इस्तेमाल करना है फॉर डूइंग दिस इंटरनेशनल और द मल्टीनेशनल बिजनेस. अब देखें जैसे हम बैरियर्स की बात कर रहे थे लाइक टैक्स डिफरेंशियल्स हैं, वी हैव टैरिफ्स, वी हैव कोटाज, लेबर की मोबिलिटी है, देयर आर सर्टेन कम्युनिकेशन कॉस्ट, कल्चरल एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिफरेंसेस हैं अमंग डिफरेंट कंट्रीज. आप देखें ये सब हम जितनी भी बात कर रहे हैं दीज आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंसेस दैट वी हैव अमंग डिफरेंट कंट्रीज. और नेक्स्ट में जब नेक्स्ट पैरा में जो मैंने आपसे बात की दैट इज अबाउट वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट इम्परफेक्शंस. सो द मार्केट इम्परफेक्शंस, इन्हीं मार्केट इम्परफेक्शंस से हम अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज फॉर स्पेसिफिक ज्योग्राफिक मार्केट्स, हेल्पिंग दीज मार्केट्स अट्रैक्ट फॉरेन क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर्स. और उन कंट्रीज के अंदर हम इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं और क्रेडिटर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं टू मेक इन्वेस्टमेंट्स in those particular areas, in those particular geographic areas which have been ignored previously. तो जो market imperfections हैं they have led to the unique opportunity sets for those areas where there was no multinational business before that. So that is basically the attractiveness of the international financial market. Investors invest in foreign markets. Why? To take advantage of favorable economic condition. अच्छा, why not only to your own country or to your own market? Why do we need to have to take the advantage of this favorable economic condition? देखें आपके हर कंट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, लीगल सिचुएशन है, सर्टेन डिफरेंसेस जिनकी हम बात कर रहे थे अभी प्रीवियसली वो डिफरेंट हैं. अब जो भी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जब भी वो एंटर होना चाहती है इनटू द मल्टीनेशनल सेटअप दे इन्वेस्ट इनटू द फॉरेन मार्केट्स. वो फॉरेन मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. व्हाई? द रीजन इज दैट दे वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ द फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस. क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो हमेशा फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस लेना चाहता है. दे वांट टू टेक द एडवांटेज ऑफ द फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस. So investors invest in foreign markets just to take the advantage of the favorable economic conditions. Getting my point? I'm sure you are clearly understanding what I'm saying. That
Investors, why investors are interested in the foreign market? To take advantage of the favorable economic condition. जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, शायद आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाए. देखें, इन्वेस्टर्स जो हैं दे वांट टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज में जाके इन्वेस्ट करना चाहते हैं टू टेक द एडवांटेज ऑफ देयर फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन. फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब है जो उनके लिए फेवरेबल है. अगर इतनी इकोनॉमिक कंडीशन फेवरेबल हो तो हम तो अपने मुल्क से बाहर कहीं जाए ना और ना ही किसी को आने दें. बट थिंग इज कि जैसे फॉर एग्जांपल चाइना इज मेकिंग ह्यूज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज. अब क्यों कर रहा है? जहाँ पे भी वो ये देखता है कि फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो वहाँ पे जाके अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देता है. जस्ट टू लुक एट कि सर्टेन कंट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल की सप्लाई बहुत अच्छी है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल बहुत रीजनेबल है, लेस एक्सपेंसिव है. एंड देन अनदर पॉइंट इज कि उसके अलावा रॉ मटेरियल के अलावा देर आर सर्टेन अदर यूटिलिटीज which are quite less expensive as compared to certain other countries. टैक्स सब्सिडीज मिल जाती हैं कुछ जगहों पे, टैक्स फ्री जोन्स हैं. तो इस तरह की जो फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, so that they would come and they are going to invest in your country. So the investors, they are going to take advantage of the favorable economic conditions. When they expect foreign currencies to appreciate against their own, एक और रीजन जो हो सकती है वो ये है कि जब वो ये देखते हैं कि व्हेन दे एक्सपेक्ट के फॉरेन करेंसीज जो हैं वो अप्रिशिएट होंगी अगेंस्ट देयर ओन, लाइक हमारे करेंसी से जो फॉरेन करेंसी है वो अप्रिशिएट होगी, उसके अगेंस्ट वो अप्रिशिएट होगी. एंड टू recap the benefits of international diversification. What is meant by international diversification? देखें, keeping all eggs in one basket but of different nature. आपने ये देखा हुआ है, आपने ये सुना हुआ है, you should not be keeping all of your eggs in one basket. It means कि अगर आप सिर्फ लोकल environment में, लोकल मार्केट के अंदर अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को एक जगह रख देंगे तो अगर वो बास्केट गिर जाती है, फिनोमेना यह है कि अगर बास्केट गिरती है या उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर बास्केट गिरती है तो सारे ही एग्स खराब हो जाएंगे. लेकिन अगर आपने वो एग्स जो हैं वो डिफरेंट बास्केट्स में रखे हुए हैं तो अगर एक बास्केट गिर जाती है तो बाकी बास्केट सेफ रहती हैं. तो बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट्स में एंटर होने का जो एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है दैट इज अबाउट द इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन. एंड व्हाट इज मेंट बाय इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन? ये एक हमारा इन्वेस्टमेंट बैग है. लेट्स सपोज दिस इज आवर इन्वेस्टमेंट बैग और पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज. इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट करेंसीज हैं. लेट्स से डॉलर है, लेट्स से रुपी है, लेट्स से पाउंड है, लेट्स से कैनेडियन डॉलर है, लेट्स से सर्टेन अदर करेंसीज हैं आपकी, सर्टेन अदर करेंसीज. ये आपकी सारी करेंसीज आ गई हैं एक इन्वेस्टमेंट बैग में या एक पोर्टफोलियो में. अच्छा, अब ये जो आपके पास डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स आ गई हैं, डिफरेंट करेंसीज आ गई हैं आपके पास एक इन्वेस्टमेंट बैग के अंदर. अब होगा ये कि कभी रुपी अप्रिशिएट हो रहा है अगेंस्ट दिस करेंसी और रुपी अप्रिशिएट हो रही है, फॉर एग्जांपल डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है अगेंस्ट यूरो. यूरो भी डाल लेते हैं इसके अंदर, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट यूरो अ लॉट. तो कभी डॉलर यूरो के अगेंस्ट अप्रिशिएट हो रही है. अगर ये सारा पूरा इन्वेस्टमेंट बैग आपने किसी एक करेंसी का रखा होता, फॉर एग्जांपल हमने ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो डॉलर में की हुई है. अब इससे दिस इज पोर्टफोलियो ए एंड दिस इज पोर्टफोलियो बी. अब देखिए इस पोर्टफोलियो की ये अच्छी बात है कि इस पोर्टफोलियो में हमने सिर्फ एक करेंसी डाली, दैट इज ओनली डॉलर. डॉलर ऊपर जाएगा, पोर्टफोलियो को या इन्वेस्टमेंट को फायदा होगा. डॉलर नीचे आएगा, डिप्रिशिएट होगा, इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स कम हो जाएंगे. लेकिन इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है. डिफरेंट करेंसीज आर बीइंग टेकन इन दिस बैग, और जब एक करेंसी अप्रिशिएट होगी तो दूसरी डिप्रिशिएट होगी, और या दूसरी एक डिप्रिशिएट होती है तो दूसरी अप्रिशिएट होगी. तो इन द नेट शेल वी आर गोइंग टू गेट सम बेनिफिट आउट ऑफ दैट. हमें उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होने वाला है, क्योंकि अगर अदरवाइज सारी करेंसीज एक ही फॉर्म में ऊपर जाएं या सारी करेंसीज एक ही उससे
पेज से नीचे आए या ऊपर जाएं, जैसे हमने पोर्टफोलियो ए में देखा था, तो हमारे जो रिटर्न्स का पैटर्न है इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, कभी बहुत ऊपर और कभी बहुत नीचे। लेकिन जब हम एक पोर्टफोलियो बनाते हैं और उसके अंदर हमने डिफरेंट मिक्स बैग बनाया, तो उससे जो हमारे जो है ना, जो उसका डिफरेंस है that is going to be compensated like this. So we are going to get an average return over time. This is time and this is return. So we are going to get the average return over a period of time with the help of this international diversification. Like we are going to have different investments in different currencies. Just to give you an example, अब उसमें ये हुआ कि हमें जब एक करेंसी से लॉस हो रहा है तो दूसरी से बेनिफिट हो रहा है, तो वो एक दूसरे को ऑफसेट कर रही है। I'm sure you have got this, why we make this international diversification. International diversification will lead us to get much more steady returns or a continuous pattern of returns, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा fluctuations नहीं है। अगर आप इसको इससे कंपेयर करें इससे, तो आप ये देख लें कि इसका बहुत zigzag पैटर्न है, जो कि बहुत कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है, और perhaps you cannot afford that. लेकिन जब आप इन रिटर्न्स की देखें बात, तो ये जो रिटर्न्स हैं ये आपको एक कंटिन्यूस पैटर्न दे रहे हैं ऊपर नीचे का, विच इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर योर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल रिटर्न्स। इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन। क्रेडिटर्स प्रोवाइड क्रेडिट इन फॉरेन मार्केट्स। क्रेडिटर्स प्रोवाइड क्रेडिट इन द फॉरेन मार्केट्स। क्रेडिटर्स जो हैं वो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिट का मतलब ये है कि दे ऑफर और इशू लोन्स इन द फॉरेन मार्केट to get the interest rate on to get the interest earned on those loans that they have given. When they expect foreign currencies to appreciate against their own, basically number one is to capitalize on higher foreign interest rate. जो पहला मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि basically creditors they provide credit in the foreign markets in order to capitalize on higher foreign interest rates. In order to capitalize on higher foreign interest rate. कहीं से हमें ज़्यादा अच्छा बेहतर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो हम उसके ऊपर कैपिटलाइज कर सकें। नंबर टू रीज़न इज़ व्हेन दे एक्सपेक्ट फॉरेन करेंसीज टू अप्रिशिएट अगेंस्ट देयर ओन। और दूसरी उसकी रीज़न ये है कि जब वो ये एक्सपेक्ट करें कि फॉरेन करेंसीज दे आर गोइंग टू अप्रिशिएट अगेंस्ट देयर ओन, जब वो उनकी करेंसी के मुकाबले में अप्रिशिएट करने लगेंगी। सो आप फॉरेन मार्केट में उस वक्त you are the creditors, they provide credit in the foreign markets only when they expect कि foreign currencies are going to expect to appreciate against their own. And number three is to reap the benefits of diversification. Number two is borrowers borrow in the foreign market. Borrowers क्यों borrow करते हैं in the foreign market? अच्छा students, जब हम पिछली स्लाइड में देख रहे थे, बेसिकली इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वही आपके क्रेडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। बेसिकली टू कैपिटलाइज ऑन द हायर फॉरेन इंटरेस्ट रेट। नंबर टू इज व्हेन दे एक्सपेक्ट फॉरेन करेंसीज टू अप्रिशिएट अगेंस्ट देयर ओन एंड टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। बेसिकली टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। नंबर टू इज बोरोवर्स बोरो इन द फॉरेन मार्केट्स टू कैपिटलाइज ऑन लोअर फॉरेन इंटरेस्ट रेट्स। बोरोर्स क्यों लेंगे फॉरेन मार्केट से लोन? जब आपको अपने कंट्री के अंदर लोन मिल रहा है या एट अ गिवन इंटरेस्ट रेट, व्हेन यू आर गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय द क्रेडिट फैसिलिटी, व्हाई यू आर मूविंग टू द इंटरनेशनल मार्केट? आप बाहर से अगर आपको जैसे लेट्स से अगर आपको पाकिस्तानी मार्केट से ही पाकिस्तानी बैंक से लोन मिल रहा है फॉर डूइंग योर ओन बिजनेस, व्हाई यू आर गोइंग टू एंटर इनटू द फॉरेन मार्केट? आप किसी बाहर के या अब्रॉड के कंट्री से क्यों लेना चाहेंगे लोन? उसकी रीजन ये है कि you would like to capitalize on lower foreign interest rates. उसकी रीज़न ये है कि you would like to capitalize on the lower foreign interest rate. आप जो बायर का इंटरेस्ट रेट है वो मे बी आपके कंट्री से कंपैरेटिवली लोअर है एंड यू वांट टू गेट द बेनिफिट ऑफ दैट लोअर इंटरेस्ट रेट। दैट इज व्हाई यू वांट टू एंटर इनटू द फॉरेन मार्केट। देखिए फॉरेन मार्केट में जब भी आप एंटर होंगे एज अ बोरोवर और एज अ क्रेडिटर, you would like to have you would like to see the benefit of what you are going to get otherwise if you are not going. अगर आप सिर्फ लोकल से ले रहे हैं तो आपको क्या फायदा या नुकसान है, और अगर आप फॉरेन मार्केट में एंटर होते हैं और फिर लोन लेते हैं तो फिर आप देखते हैं कि आपको क्या फायदा और नुकसान है। सो बेसिकली यू आर गोइंग टू डू द कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस इन ईच केस, और फिर जो आपके लिए फीजिबल होगा आप उसको करेंगे। इज दैट क्लियर?
So the borrowers borrow in the foreign markets to capitalize on lower foreign interest rates, and when they expect foreign currencies to depreciate against their own. और दूसरी उसकी रीज़न ये है कि जब वो ये देखें कि फॉरेन करेंसीज जो हैं वो उनकी करेंसी के मुकाबले में डिप्रिशिएट होने जा रही हैं, तो डिप्रिशिएट होंगी तो आपने उस कंट्री से बारो किया हुआ तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा. Now the foreign exchange market, number 1 to 3 type. The foreign exchange market allows currencies to be exchanged in order to facilitate international trade or financial transaction. Basically, the foreign exchange market or the forex market, it allows the currencies to be exchanged. Currencies को एक दूसरे के साथ exchange करने में help करती है in order to facilitate international trade or financial transactions. In order to facilitate ताकि international trade जो है उसको help मिले and you are going to get these financial transactions done. So basically the purpose of foreign exchange market is to facilitate or to convene the financial transactions, right? The systems for exchanging foreign currencies has evolved from gold standard to agreement on fixed exchange rates to a floating rate system. अच्छा dear students, हमने एक बड़ी detailed क्या लें कि इसके ऊपर हमने already we had a lecture on the balance of payment systems, और उससे पहले जब हम बात कर रहे थे about the evolution of all this currencies systems foreign exchange का, और उसके अंदर हमने पढ़ा था गोल्ड स्टैंडर्ड वाला और ब्रेटन वुड्स सिस्टम, और वो पूरा एवोल्यूशन मैंने आपको बताया था. सो बेसिकली इट हैज़ इवॉल्व फ्रॉम गोल्ड स्टैंडर्ड टू द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट टू अ फ्लोटिंग रेट सिस्टम. अच्छा स्टूडेंट्स, क्या आप जज कर सकते हैं कि जब ये सब कुछ नहीं था, इवन नॉट द गोल्ड स्टैंडर्ड, बट स्टिल उस वक्त भी ट्रेड होती थी, तो क्या सिस्टम होता होगा उस जमाने के अंदर इस सारी ट्रेड का? किस उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? यस, दैट इज बार्टर. बार्टर इज गुड्स फॉर गुड्स. मैं आपको ये दे दूं, इन एक्सचेंज यू आर गोइंग टू गिव मी दिस, क्योंकि मेरे पास ये ज्यादा है, इसकी सप्लाई ज्यादा है, और आपके पास इसकी सप्लाई ज्यादा है. यू वांटेड टू गेट दिस वन, I wanted to get this one, so we are just going to exchange goods for goods. So the exchange of goods among them, एक चीज का दूसरी चीज के साथ जो exchange है, उस exchange को हम क्या देते हैं? barter system. तो barter system होता था उस वक्त जब कोई भी हमारे पास transactions को हैंडल करने के लिए कोई भी करेंसी या कोई भी चीज़ सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं थी, लेकिन चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा आप ये कह लें कि बड़ी हद तक पॉलिश्ड हैं, बड़ी हद तक सोफिस्टिकेटेड हो गई हैं, बड़ी हद तक ऑर्गेनाइज हो गई हैं, एंड नाउ वी आर इन अ पोजीशन. और इसका जो पूरा एवोल्यूशन का सिस्टम था जिसको हमने पढ़ा था स्टार्टिंग फ्रॉम द गोल्ड स्टैंडर्ड, ब्रेटन वुड्स सिस्टम और फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम्स एंड एक्सेट्रा. तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से हमने फ्लोटिंग रेट सिस्टम तक सारे ये सिस्टम्स पढ़े हैं, विच हेल्प्स बेसिकली द स्मूथ रन ऑफ दिस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, राइट? नाउ द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस. फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस. The market for the immediate exchange is known as the spot market. The market for the immediate exchange is called the spot market. Spot market का मतलब होता है on the spot. On the spot का मतलब होता है उसी वक्त, मौके के ऊपर. तो जो immediate exchanges होती हैं उसको हम क्या देते हैं? spot market. तो अभी इस वक्त का जो भी रेट है हम उसको spot rate कहेंगे, और जो immediate exchange है उसी वक्त जो आपने exchange किया एक आइटम का दूसरे आइटम के साथ या एक आइटम का अगेंस्ट द करेंसी, that is called the spot market transaction. Spot market means the immediate exchange, उसी वक्त. मतलब ये नहीं है कि आप ये कहें कि if today is let's suppose May 27th, तो ये नहीं होगा कि ये आप जो है ना इसकी डिलीवरी आप किसी और दिन करें. Spot market का मतलब ये है कि exchange, the immediate exchange is going to be held on 27th of May. Is that clear? So this is the market for the immediate exchange, which is known as the spot market. Trading between bank occurs in the interbank market. अच्छा, among banks में जो transactions होती हैं, जो एक दूसरे के साथ trading होती है, उसको हम कहते हैं interbank trading. Within this market, brokers sometimes act as intermediaries. अब इस तरह की market के अंदर brokers sometimes act as intermediaries. कभी कभार brokers जो हैं वो intermediary का रोल करते हैं. And who are the brokers? Brokers are the middleman. बहुत छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं, यू विल गेट टू नो मैनी थिंग्स.
और इंटरेस्टिंग थिंग्स। ब्रोकर्स का मतलब है मिडिल मैन। मिडिल मैन कौन है जी? जो दरमियान में खड़ा है? नो। मिडिल मैन का मतलब ये है कि जो बायर और सेलर के दरमियान में ट्रांजैक्शन कराने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, और ही इज चार्जिंग यू दी कमीशन फॉर दैट। उसने इस ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए दे आर गोइंग टू चार्ज यू अ कमीशन। ब्रोकर जो है वो कमीशन चार्ज करता है, ही सर्व्स एज अ मिडिल मैन, बायर और सेलर के दरमियान होता है, राइट। ओके, विद इन दिस मार्केट ब्रोकर्स, ये इंटरमीडिएटरी का रोल है, ब्रोकर का रोल है, मिडिल मैन का रोल है। एक बायर है, दूसरा सेलर है, या एक बैंक दूसरा बैंक है, दो बैंक्स के दरमियान में, दो पार्टीज के दरमियान में, आप ये समझ लें, दो पार्टीज के दरमियान में हेल्प करता है टू फैसिलिटेट द ट्रांजैक्शन, दैट पर्सन इज कॉल्ड ब्रोकर और मिडिल मैन, राइट। सो इंटरबैंक मार्केट क्या होती है जी, आप बताइए। इंटरबैंक मार्केट, यस, इंटरबैंक मार्केट मीन्स ट्रेडिंग बिटवीन बैंक्स, trading between two banks, among many banks, that is called the interbank market, right? Okay ji, the forward market enables an MNC to lock in the exchange rate at which it will buy or sell a certain quantity of currency on a specified future date. अच्छा, एक होती है हमारी फॉरवर्ड मार्केट, पहले मैंने आपको जो बताई है दैट वाज नोन एज द स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट दूसरी टाइप की जो मार्केट है दैट इज कॉल्ड दी फॉरवर्ड मार्केट। इंटरबैंक मार्केट मैंने उसको आपको उसके अलावा बताई, दैट इज दी मार्केट अमंग बैंक्स। फॉरवर्ड मार्केट क्या होती है? फॉरवर्ड मार्केट enables an MNC to lock in the exchange rate at which it will buy or sell a certain quantity of currency on a specified future date. अच्छा देखें, MNCs जो है ना वो दे आर वेरी यू कैन से सेंसिटिव टू द एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स। एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स कभी उनके हक में हो सकती हैं, कभी उनके अगेंस्ट हो सकती हैं। सो दे आर वेरी मच वरीड अबाउट कि ये कहीं ऐसा ना हो कि ये इनकी एडवर्स मूवमेंट्स जो हैं उससे हमारे कैश फ्लोज इफेक्ट हों एंड अल्टीमेटली द रिटर्न्स। उस पर्पस के लिए फॉरवर्ड मार्केट एक है जो स्पेशली काम करती है। क्या करती है कि इट इनेबल्स द एमएनसी को वो एक तरह से एग्रीमेंट कर लेती है एमएनसी अपने बैंक के साथ कि दे आर गोइंग टू बाय दिस मच ऑफ करेंसी एट अ स्पेसिफाइड डेट इन फ्यूचर फॉर दिस मच। यानी वो जो रेट है ना, अब देखें अगर आज से 3 महीने के बाद डॉलर का रेट क्या होगा रुपये के अगेंस्ट, वी डोंट नो, इट्स अनसर्टेन। हो सकता है डॉलर नीचे आ जाए, हो सकता है डॉलर ऊपर जाए, थोड़ा सा फोरकास्ट तो होती है, प्रोडिक्शंस होती हैं कि पैटर्न ऐसा लग रहा है कि जैसे रुपी डिप्रिशिएट ही होगा डॉलर से फॉर एग्जांपल, लेकिन थिंग्स आर क्वाइट अनसर्टेन, कुछ पता भी नहीं होता चीजें कब से कब किस तरह से पैटर्न उलट हो जाए। तो उसके लिए एमएनसी क्या करती है, क्योंकि देखें एमएनसीज का जो रोल है, आप जब बिजनेस कर रहे हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपने रिसीवेबल्स भी हैं आपके और पेएबल्स भी हैं, दोनों पाइपलाइंस में हैं। आप ये नहीं चाहते कि एक्सचेंज रेट की एडवर्स मूवमेंट से आपके ये सारे जो फ्लक्चुएशंस हैं वो इन फ्लक्चुएशंस की वजह से, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस की वजह से आपके कैश फ्लोज का पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो। तो आपने उस रेट को पहले से ही फिक्स करा लिया। लाइक डॉलर का फॉरवर्ड रेट आज के दिन आप बुक कर लें 100 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, और आपने ये कह दिया कि मैं आपसे इस रेट के ऊपर इतने पाक रुपी आफ्टर 3 मंथ्स परचेज कर लूंगा। सो दिस इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन बैंक एंड एन एमएनसी। मैं रिपीट करती हूँ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एमएनसी एंड अ बैंक वेयर बाय you have an agreement to exchange a fixed amount of currency at a fixed rate जो आपने आज के दिन सेट किया है for some future rate। यानी आज से 3 महीने बाद, आज मई है फॉर एग्जाम्पल, तो जून जुलाई अगस्त, आपने अगस्त के अंदर एक इतनी करेंसी आप इस रेट पे लेंगे और वो रेट आप आज ही सेट कर लेंगे। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि why the banks are doing it, बैंक्स को क्या फायदा हो रहा है ये करने से? देखिए बिजनेस है, बैंक को ये फायदा हो रहा है कि they are definitely charging you for some service charges against this facility। बैंक आपको ये सब कुछ फ्री में नहीं करके दे रहा, definitely they are charging जो आपको सर्विस चार्जेस के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो बैंक जो है वो सिर्फ अपने रिनोन्ड कस्टमर्स को ये फैसिलिटी ऑफर करता है एंड नॉट टू एवरीबॉडी। हर एक को ये प्रोवाइड नहीं करता फैसिलिटी, बल्कि कुछ लोग होंगे जिनको ये, या कुछ स्पेसिफाइड कस्टमर्स होंगे जिनको वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा।
Customers in need of foreign exchange are concerned with quote competitiveness, special banking relationships, speed of execution, advice about current conditions and forecasting advice. अच्छा स्टूडेंट्स जो कस्टमर्स हैं दे आर नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट, लेकिन जो बैंक्स हैं वो दे आर मोर अवेयर ऑफ. तो कस्टमर्स इन नीड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर कंसर्न, जो कस्टमर्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहे हैं दे आर कंसर्न विद दिस कोट competitiveness, स्पेशल बैंकिंग रिलेशनशिप्स, द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, किस स्पीड से ट्रांजेक्शंस जो हैं वो होंगी, एडवाइस अबाउट द करंट मार्केट कंडीशंस. They also need to get an advice about the current market situations and also the forecasting advice कि जो करेंसीज का पैटर्न है वो किस तरफ जा रहा है, फ्लक्चुएटिंग है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है, वाइस वर्सा. बैंक्स प्रोवाइड फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज फॉर अ फी. जैसा कि मैं आपको बता रही थी अभी कि बैंक्स जो हैं वो ये सारी फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज जो हैं दे ऑफर देम फॉर अ फी. A bank's bid or a buy quote for a foreign currency will be less than its ask quote. जिस पे वो सेल करेगा वो उससे जो बैंक्स बिड कोट फॉर अ फॉरेन करेंसी, जो बिड है वो लेस होगी, जो आस्क पे है वो ज्यादा होगा. सो इट विल बी लेस देन इट्स आस्क कोट. आस्क कोट हमेशा ज्यादा होंगे और बिड कोट्स हमेशा कम होंगे. लाइक बाइंग रेट कम होंगे और सेलिंग रेट्स ज्यादा होंगे. जैसे आप छोटी सी एग्जांपल दूं, डॉलर खरीदने चले जाएं तो बैंक आपसे कम पैसों पे खरीदेगा, लेकिन अगर वो आपको सेल करेगा तो वो आपको हाई रेट पे सेल करेगा. आस्क बिड, दीज आर कॉल्ड दी बिड एंड आस्क कोट्स. बिड मीन्स टू बाय एंड आस्क मीन टू सेल, और आस्क कोट्स जो हैं वो हमेशा हायर होंगे एज कम्पेयर टू दी बिड कोट्स. सो दी आस्क रेट, बिड आस्क स्प्रेड, इसको हम कहते हैं बिड आस्क स्प्रेड, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं आस्क रेट माइनस बिड रेट डिवाइडेड बाय आस्क रेट. हमने परसेंटेज चेंज देखना है उसके अंदर कि कितना चेंज आया. आस्क रेट इज यूजुअली हायर एज कम्पेयर टू दी बिड रेट, जैसे कि मैंने आपको बताया बिड इज टू बाय एंड आस्क इज टू सेल. तो आस्क रेट माइनस बिड रेट डिवाइडेड बाय आस्क रेट. सपोज बिड प्राइस फॉर पाउंड इज इक्वल टू $1.52 एंड आस्क प्राइस इज इक्वल टू $1.60. अब यहाँ से देख लें कि हमारी जो आस्क प्राइस है दैट इज हायर एज कम्पेयर टू दी बिड प्राइस. बिड प्राइस लोअर है और आस्क प्राइस हायर है जो हमें बैंक ने ऑफर किया. स्प्रेड इज इक्वल टू 1.60 माइनस 1.52 डिवाइडेड बाय 1.6. कैलकुलेटर ले लें, जरा रीचेक करते हैं हम इसको जी. 1.60 माइनस 1.52 divided by 1.6, it is equal to 0.05 multiplied by 100, it is equal to 5%. So the bid ask spread is 5%. आपने कंफर्म किया अपने कैलकुलेटर्स में. Okay, let's move on. The spread on currency quotations is positively influenced by the order cost, inventory cost and the currency risk, and negatively influenced by competition and volume. अच्छा, ये जो spread है on the currency quotation that is going to be positively influenced by the order cost. इसका positive relationship है किन किन चीजों का, order cost का, inventory cost का and country risk का. And they have got the negatively influenced by the competition and volume. अगर competition ज्यादा हो जाएगा या volume ज्यादा हो जाएगा, volume of trade, तो bid ask का जो spread है वो कम हो जाएगा. ठीक है ना. The markets for heavily traded currencies like the pounds, the euro and the yen are very very liquid. जो पहला आपको साइन नजर आ, this is for euro, this is for pound and this is for yen. The markets for these are the heavily traded currencies. हमने इनको क्यों कहा heavily traded currencies? Because they are being traded heavily. इनकी trading बहुत ज्यादा हो रही है. They are being heavily traded on the stock exchanges. और इनकी जो मार्केट है दैट इज वेरी वेरी लिक्विड. लिक्विड का मतलब है कि दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी वेरी इजीली. इंटरप्रेटिंग फॉरेन एक्सचेंज quotation. The exchange rate quotation published in the newspaper normally reflect the ask prices for the large transactions. अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो हमारे quotations हैं फॉरेन एक्सचेंज के
दे आर गोइंग टू बी गिवन इन द न्यूज़पेपर्स में ये पब्लिश होते हैं और पब्लिश फॉर्म के अंदर हैं। अब जब से हमारा इंटरनेट का दौर आ गया तो ये हमारे पास उनकी वेबसाइट्स के ऊपर भी पड़ी होती हैं इनकी जो कोटेशंस हैं। So the exchange rate quotations published in the newspaper normally reflect the ask prices for large transactions. Direct quotations and indirect quotations. There are two types of quotations: direct quotations and indirect quotations. Direct quotations represent the value of the foreign currency in dollar, while the indirect quotations represent the number of units of a foreign currency per dollar. जो direct quotation है that represents the value of foreign currency in dollars, कि वो डॉलर्स में कितनी बनेगी, while the indirect represent the number of units of a foreign currency per dollar. vice versa उलट है, like the number of units of a foreign currency per dollar वो ये होगी. So the indirect quotation is equal to 1 divided by direct quotation. A cross exchange rate reflects the amount of one currency per unit of another foreign currency. Cross exchange rate का मतलब ये है कि it is going to reflect the amount of one foreign currency per unit. एक foreign currency per unit को आप दूसरे foreign currency per unit से कितना exchange कर सकते हो, that is called the cross exchange rate. So the cross exchange rate reflects the amount of one foreign currency per unit of another foreign currency. These are the direct quotes: $1.5 per pound, $0.009 per yen. Indirect quotes: 0.67 pounds per dollar and 111.11 yen per dollar. Value of yen, value of pounds in dollar divided by value of yen in dollars. दोनों equations को हमने quote किया तो we can get 1.5 divided by 0.009, it is equal to 166.67. Now the currency futures and the options market. Currency futures contracts specify a standard volume of a particular currency to be exchanged on a specific settlement date. They are sold on exchanges like forward contract. Unlike forward contract. अच्छा, जो forward contract होता है वो हमारा एक MNC और एक बैंक के दरमियान होता है. Forward contract is between MNC and a bank. ठीक है. जबकि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपका एक्सचेंज के ऊपर, दे आर बीइंग सोल्ड ऑन एक्सचेंजेस, जस्ट लाइक दी, जैसे आपके जो शेयर्स ऑफ स्टॉक्स हैं वो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपका जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आपके एक्सचेंज के ऊपर सेल होते हैं. सो द करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई अ स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर करेंसी टू बी एक्सचेंज्ड ऑन अ स्पेसिफाइड सेटलमेंट डेट. तरीका वही है, लेकिन सिर्फ यह है कि यहाँ पे जो आपके वॉल्यूम्स हैं वो स्टैंडर्ड्स हैं. स्टैंडर्ड वॉल्यूम का मतलब यह है कि हमने खुद से ऑफर किया हुआ है कि 100,000 ले लें आप, 200,000 ले लें, 300,000 हमने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं. लेकिन जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपकी जो ट्रांजैक्शन है एमएनसी एंड बैंक में, इट कैन बी एनी आर्बिट्रेरी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है. लेट्स से एनी आर्बिट्रेरी नंबर, कुछ भी हो सकता है, कोई भी फिगर हो सकती है आपकी. ठीक है. लेकिन जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आपके स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, उसमें आपका वॉल्यूम स्टैंडर्ड है. लेट्स से यू कैन हैव आइदर 100,000 और 200,000. ठीक है. और अगर इस किस्म की ट्रांजैक्शन के लिए करना तो फिर आप ब्लॉक्स ले लेंगे, 2-3 ब्लॉक्स, 4-5 ब्लॉक्स, जितने आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उस तरह से लेंगे. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये आपके ट्रेड होते हैं एक्सचेंजेस के ऊपर. और स्टूडेंट्स इसका एक पूरा फिनोमेना है, बहुत डिफरेंट सा. एक्सचेंजेस के ऊपर डील होते हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी अ फुल फ्लेज चैप्टर ऑन करेंसी डेरिवेटिव्स, और मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों के दरमियान में क्या क्या डिफरेंसेस हैं. लेकिन इस वक्त के लिए इतना ही काफ़ी है कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दे आर बिटवीन एमएनसी एंड बैंक, वेयर एज जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दे आर बीइंग ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंजेस जस्ट लाइक द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ, जैसे आपका स्टॉक एक्सचेंज है स्टॉक्स का, बिल्कुल उसी तरह से ही है. सो इट स्पेसिफाई अ स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर करेंसी टू बी एक्सचेंज्ड ऑन अ स्पेसिफाइड सेटलमेंट डेट. बिल्कुल उसी तरह से दैट इज गोइंग टू हैव द स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर करेंसी टू बी एक्सचेंज्ड ऑन अ स्पेसिफाइड सेटलमेंट डेट. करेंसी कॉल
or put options give the right to buy or sell a specific currency at a specified price at a specified date. अच्छा जी, करेंसी कॉल्स एंड पुट्स ऑप्शंस, ये दो तरह की चीजें हैं. एक आपने पढ़ा फ्यूचर्स, जिसका मैंने आपको बताया स्पेसिफाइड वॉल्यूम, स्पेसिफाइड डेट एंड स्पेसिफाइड डेट, और दूसरी हमारी ऑप्शंस मार्केट. बेसिकली ऑप्शन मार्केट्स गिव द राइट to buy or sell a specific currency at a specified price. So the currency calls and put options, they give the right to buy or sell a specified amount of a currency at a specified date and at a specified rate. So put options, call options, these are the options market, or future contracts and the forward contracts. Forward contract very clear between MNC and a bank. Future contracts particular standard volume of a currency to be exchanged on a specific settlement date. और option market, option के अंदर we have the currency calls and puts options. Call is to buy and put is to sell, or so it gives the right to buy or sell a specified amount of a currency at a specified price, which is called the strike or the exercise price. So आप जो डील करते हो, यानी जो आपका एग्रीमेंट हुआ है, that you can exercise that at a strike price or an exercise price within a specified period of time. एक time period जो है वो आपने identify कर लिया, जिसके अंदर आप ये तय कर लेते हैं कि you are going to buy or sell this put option or the call option. Put is to sell and call is to buy. Students, हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल से हम इनके डिफरेंसेस को पढ़ेंगे. लेकिन फिल वक्त आपके लिए इतना याद रखना काफ़ी है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑप्शंस. ये 3 तरह की मार्केट्स हैं और 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और ये कैसे ट्रेड होते हैं, इनकी क्या वर्किंग है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन सम अदर चैप्टर. नाउ द इंटरनेशनल मनी मार्केट. व्हाट इज meant by the international money market? Financial institutions in this market serve MNC by accepting deposits and offering loans in a variety of currencies. Basically the financial institutions क्या हैं? आपके banks हैं, आपकी insurance companies हैं, आपके pension funds हैं, mutual funds etc. They serve MNC by accepting deposits and offering loans in the variety of currencies. They accept your deposits and they offer you loans in a variety of different countries. That is the basically beauty of international money market. Both the European and the Asian money markets originated as markets involving mostly dollar denominated deposits. अच्छा, जो ज़्यादातर deposits हैं वो आपके dollar denominated deposits हैं, और बहुत सारी जो European और Asian money markets हैं, they have originated from this concept that they involve mostly the dollar denominated deposits. The euro currency market. What is the euro currency market? That is the market for the euro dollars, developed during the 1960s and 1970s, stimulated by the regulatory changes in the US and the growing importance of OPEC. अच्छा स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि ये यूरो डॉलर, ये यहाँ पर तो लिखा हुआ ड्यूरिंग द 1960s और 70s, और मैंने आपको बताया था कि यूरो करेंसी जो है वो एवोल्यूट ही हुई है 1999 में. तो ये हाउ कम कि दैट इज गोइंग टू बी डेवलप्ड बिटवीन 1960s एंड 70s. अच्छा स्टूडेंट, जो यूरो डॉलर्स है ना, ये बहुत डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट है. यूरो डॉलर्स का मतलब ये है कि आपके जो डॉलर्स जो किसी और कंट्री के अंदर पड़े हैं, डॉलर्स विच आर बेसिकली अदर देन द यूएस, जो किसी और बैंक में पड़े हैं, उसको हम कह देते हैं यूरो डॉलर्स. समझ आ रहा है? जैसे पाकिस्तान में जो डॉलर करेंसी पड़ी है उसको हम कहेंगे यूरो डॉलर्स, किसी और कंट्री में पड़ी हम उसको यूरो डॉलर्स कहेंगे. जो यूरो करेंसी है दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. यू शुड नॉट बी मिक्सिंग इट विद द यूरो करेंसी. यूरो करेंसी एक सेपरेट यूरो करेंसी है विच इज अडॉप्टेड बाय द यूरोपियन यूनियन, which was originated in 1999. जबकि जो यूरो डॉलर्स है that is a different, मतलब डॉलर्स which are other than the US, they are called the euro dollars. The growing standardization of the global banking regulation has contributed towards the globalization of the industry. जहाँ पे बैंकिंग की regulations हुई तो they have contributed towards the globalization of the industry, और साथ ही साथ इंडस्ट्री की ग्लोबलाइजेशन भी शुरू हो गई. The Single European Act opened up the European banking industry and increased its efficiency. जैसे कि आपको स्टूडेंट्स हमने बहुत डिटेल में यूरोपियन जो यूरो करेंसी के बारे में पढ़ा, तो द सिंगल यूरोपियन एक्ट, जो यूरोपियन एक्ट था, उसने
it opened the European banking industry and it increased its efficiency, जो कि eventually जो single European Act है it translated into the evolution of euro currency. उसके बाद क्या हुआ था? The Basel Accord outlined risk weighted capital adequacy requirements for the banks. Okay, what is capital adequacy requirement? Basically capital adequacy requirement जो है वो एक minimum amount है जो कि बैंक्स को अपने पास कीप करना होता है in order to follow these international transactions. So the capital adequacy requirements for different banks who are involved in international trade, they are different and they have to meet this capital adequacy requirement. The proposed Basel II Accord attempted to account for the operational risk. और उसके बाद फिर बेसल 2 अकॉर्ड आया, इसी किस्म का एग्रीमेंट था जिसमें उन्होंने ना सिर्फ ये कि कैपिटल एडिकेसी रिक्वायरमेंट यानी कि जो बैंक्स को जो मिनिमम अपने पास मेंटेन करना है, उसके अलावा दे अकाउंटेड फॉर द ऑपरेशनल रिस्क, उन्होंने ऑपरेशनल रिस्क को भी उसके अंदर शामिल किया. नाउ द इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट. MNCs sometimes obtain medium term fund through banks located in the foreign currency market. MNCs कई दफ़ा ये करती हैं कि they get based on their requirement they get to obtain the medium term funds through banks located in the foreign market. Medium term से मतलब ये होता है जैसे हम कह लें 1 to 3 years जो हम normal time frame को कहते हैं medium term को. Long term is usually more than 5 years, 5 to 10 वाला. तो MNCs sometimes they obtain the medium term funds through banks located in the foreign markets. Euro credit loans refer to the loans of 1 year or longer extended by banks in Europe to foreign MNCs or government agencies. Euro credit loans क्या होते हैं? Euro credit loans वो loans होंगे they are basically of 1 year or longer extended by the bank in Europe to the foreign MNCs or the government agencies. इनको हम कह देते हैं Euro credit loans. ठीक है ना? तो Euro credit loans क्या होंगे? These are the loans of 1 year or longer extended by the bank in Europe to foreign MNCs or the government agencies. Floating rate loans such as those based on the LIBOR, London Interbank offered rate are common since bank asset and liabilities maturities may not match. तो floating rate loans common हैं जो कि such as those based on LIBOR. LIBOR means London Interbank offered rate. Similarly, CIBOR, Karachi Interbank offered rate. Similarly, Cibor, Singapore, etc. Cibor, etc. इस तरह से सभी के नाम है. Since bank assets and liability maturities may not match, क्योंकि asset liabilities का match नहीं होता, इसलिए हम floating rate के ऊपर अपना transaction कर लेते हैं. Sometimes a single bank is unwilling or unable to lend the money needed by the particular MNC or government agencies. कभी कभी ऐसा होता है कि एक बैंक जो है वो requirement पूरी नहीं कर सकता. For example, हो सकता है कि आपको बहुत कोई bigger amount का लोन चाहिए हो, तो मे बी सिंगल बैंक की इतनी कैपेसिटी ना हो कि वो आपको दे सके, या ये भी हो सकता है कि सिंगल बैंक इज अनविलिंग और अनएबल. हो सकता है कि विलिंग भी ना हो, ये भी हो सकता है कि दैट इज अनएबल टू डू दैट, उसकी इतनी कैपेसिटी ना हो, और ये भी हो सकता है कि दे आर नॉट विलिंग टू ऑफर यू सच अ बिग लोन. तो क्या होगा? अ लीड बैंक में देन रिकॉग्नाइज अ सिंडिकेट ऑफ बैंक्स टू अंडरराइट द लोन. अब जो लीड बैंक है they may recognize a syndicate of banks को to underwrite that loan. Borrowers that receive a syndicated loan typically incur front-end management and commitment fee in addition to the interest on loan. अच्छा, जो syndicated loan मिलेगा they incur certain additional cost. कौन सी? Front-end management and commitment fee and also in addition to the इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट तो वो देगा ही देगा, लेकिन सिंडिकेटेड लोन जो है के ऊपर कुछ और भी उसको एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं वो होंगे. दैट इज द फ्रंट एंड मैनेजमेंट एंड द कमिटमेंट फी. नाउ द इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट. अच्छा स्टूडेंट्स, व्हाट इज अ बॉन्ड और व्हाट इज अ बॉन्ड मार्केट? जी, लॉन्ग टर्म. बॉन्ड टर्म क्या चीज है? लॉन्ग टर्म लोन्स. वेरी गुड. अब ये लॉन्ग टर्म लोन्स क्या हैं? बॉन्ड्स. There are two types of international bonds. हम जब bonds की बात करते हैं तो there are two types of international bonds. ये तो हम बात करते हैं ना local उसकी. जब हम international की बात करते हैं तो there are two types of international bonds. Bonds denominated in the currency of the country where they are placed but issued by the borrowers foreign to the country are called the foreign bonds or the parallel bonds.
bonds which are denominated in the currency of the country where they are placed but issued by the borrowers foreign to the country are called, हो तो उस जगह के ऊपर, डिनोमिनेशन उस जगह के ऊपर है, डिनोमिनेटेड इन द करेंसी ऑफ द कंट्री वेयर दे आर प्लेस्ड, लेकिन इशू कहीं और पे हो तो हम उसको कह देते हैं फॉरेन बॉन्ड्स और द पैरेलल बॉन्ड्स. Bonds that are sold in countries other than the country of the currency denominated are the bonds, they are called the euro bonds. अच्छा, वो अगर वही bonds हैं, they are sold in the countries other than the country of the currency denominating. जैसे अगर हम यूरो, अगर हम उसकी डॉलर की बात करते हैं, तो अगर वो डॉलर डिनोमिनेटेड है लेकिन वो यूएसए की बजाय किसी और कंट्री में सेल होते हैं तो हम उनको कहेंगे यूरो बॉन्ड्स. सो द बॉन्ड्स दैट आर सोल्ड इन कंट्रीज अदर देन द कंट्री ऑफ द करेंसी डिनोमिनेटेड, द बॉन्ड्स आर कॉल्ड द यूरो बॉन्ड्स. ओके, the emergence of the Eurobond market was partly due to the 1963 US interest equalization tax. They have become very popular perhaps in part because they circumvent registration requirements. So it originated in 1963. Usually Eurobonds are issued in bearer form, pay annual coupons and have call provisions. अच्छा, ये उसी तरह से जैसे हमारे bonds के आम तौर के फीचर होते हैं, bearer form होता है उसका, दे पे दी एनुअल कूपन्स, जिस तरह से कि हमारे नॉर्मली बॉन्ड्स के कूपन्स होते हैं, एंड दे हैव द कॉल ऑप्शंस, कॉल प्रोविजंस, एंड सम आल्सो कैरी कन्वर्टिबिलिटी क्लॉजेज और हैव वेरिएबल रेट प्रोविजंस. अच्छा, ये तीनों चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. व्हाट इज मेंट बाय द कॉल प्रोविजंस, कन्वर्टिबिलिटी एंड द वेरिएबल रेट प्रोविजंस. अच्छा, कूपन रेट्स जो है ना वो चेंज होते रहेंगे. जो फिक्स, जो शुरू में आपको क्या दिया कि जो एनुअल कूपन है वो इतना है, लेट से 18%, लेट से. अच्छा, अगर इसके ऊपर वेरिएबल रेट प्रोविजन है तो दैट कैन बी एडजस्टेड टू 19% बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट की. देखें, जैसे इन्फ्लेशन रेट है वो अगर ऊपर नीचे आएगा तो कूपन रेट को एडजस्ट किया जा सकता है, तो उसको हम क्या देते हैं वेरिएबल रेट प्रोविजन. तो 19 पे भी जा सकता है, 20 पे भी जा सकता है. इन ऑर्डर टू एडजस्ट फॉर दिस इन्फ्लेशन रेट की जो चेंजेस हैं, इन्फ्लेशन रेट की चेंजेस को एब्जॉर्ब करने के लिए ये जो एनुअल कूपन रेट है दैट मे बी इंक्रीज, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं. ठीक है. अच्छा जी, कॉल प्रोविजन. व्हाट इज मेंट बाय कॉल प्रोविजन? अच्छा, बॉन्ड आपने इशू कर दिया, सेल कर दिया, इशू कर दिया. अब होगा ये कि एंड नाउ यू आर पेइंग द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और टू द बॉन्ड होल्डर्स. बॉन्ड होल्डर्स को आप फिक्स्ड अमाउंट की पेमेंट्स कर रहे हैं. अगर बॉन्ड के अंदर कॉल प्रोविजन है तो यू कैन कॉल बैक द बॉन्ड. आप बॉन्ड होल्डर से अपना बॉन्ड वापस ले सकते हैं. उसमें क्या होगा, वापस ऐसे ही नहीं ले लेंगे, यू हैव टू पे अ कॉल प्रीमियम. आपने कॉल प्रीमियम उसको पे करना होगा और वो उसके बराबर होगा जो आपने अपनी कैलकुलेशन की है, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि जो उसका कूपन रेट है वो फ्यूचर में शायद और बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए एंड परहैप्स दैट बॉन्ड इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉस्टली टू यू. तो कॉल प्रीमियम को दे के आप कॉल प्रोविजन से उसको वापस ले सकते हैं. देन देयर इज अनदर ऑप्शन ऑफ कन्वर्टिबिलिटी दैट द बॉन्ड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू द शेयर ऑफ स्टॉक. बॉन्ड्स जो हैं वो किसी भी शेयर ऑफ स्टॉक में कन्वर्ट किए जा सकते हैं. तो ये वाली जो सारी ऑप्शंस हैं ये किसी भी तरह के इंटरनेशनल बॉन्ड के ऊपर, फॉरेन बॉन्ड के ऊपर प्लेस हो सकती हैं, लाइक यूरो बॉन्ड के ऊपर हो सकती हैं, किसी और भी फॉर्म ऑफ बॉन्ड के ऊपर हो सकती हैं. 70 to 75% ऑफ द यूरो बॉन्ड्स आर डिनोमिनेटेड इन द यूएस डॉलर. अच्छा स्टूडेंट, जब मैं इससे पहले आपको यूरो करेंसी और यूरोस का बता रही थी तो मैं आपको कही थी कि डॉलर जो किसी और मुल्क में पड़े हो अदर देन द यूएस, दैट इज कॉल्ड द यूरो करेंसी. कोई और भी करेंसी हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि इसका सर्कुलेशन बहुत ज्यादा है तो 70 to 75% ऑफ द यूरो बॉन्ड्स आर डिनोमिनेटेड इन द यूएस डॉलर. और हम यूरो करेंसी को डॉलर करेंसी से ही मोस्ट ऑफ द टाइम वो करते हैं, प्लेस करते हैं. यूरो बॉन्ड्स आर अंडर रिटन बाय अ मल्टीनेशनल syndicate of the investment banks and simultaneously placed in many countries. In the secondary market, the market makers are often the same underwriters who sell the primary issue. जो primary issue sell करते हैं वही secondary issue भी sell करेंगे. And you know what is the issuance process of the primary? That is called the underwriting. So the underwriters who sell the primary issues,
they are also responsible to make the selling of those in the secondary market. So in the secondary market, the market makers are often the same underwriters who sell the primary issue. जिन्होंने primary issue sell किया हुआ था वही आपका secondary जो है market के अंदर वो issue को sell करेंगे. Comparing interest rates among currencies. Interest rates are crucial because they affect the MNC's cost of financing, and we need to compare the interest rates of one country to another. The interest rate for a specific currency is determined by the demand for and supply funds in that currency. तो interest rate कैसे determine होता है? उसकी demand, उस currency की particular demand and supply से. So the interest rate for a specific currency is determined by the demand for and supply of the funds in that currency. As the demand and supply schedules for a specific currency change over time, the equilibrium interest rate will also change. जैसे जैसे demand and supply का pattern change होता है उसी तरह से आपके equilibrium interest rates they are also going to be changed. Now the international stock market. What is the international stock market? In addition to the issuing stock locally, MNCs can also obtain funds by issuing stocks in international market. Basically you want to get the funds, you want to raise funds. So raising funds can be done through the bond market or it can be done through the stock market. This will enhance the firm's image and name recognition and diversify their shareholder base. पहली बात तो ये कि आपके फर्म का इमेज बेहतर होगा कि they are not simply relying on the bond market but also they are using the stock market, or also it is going to help you diversify your shareholder base. A stock offering may also be more easily digested when it is issued in several markets. जब वो ज़्यादा markets में issue होगी तो उसकी recognition या उसकी digestion यानी उसकी acceptance ज़्यादा हो जाएगी. Stock issued in the US by the non-US firms or the government are called Yankee stock offerings. The stocks which are issued in the US by the non-US firms or the government are called the Yankee stock. Many of such recent stock offerings resulted from privatization program in Latin America and Europe. Non-US firms may also issue American Depository Receipt ADRs, which are certificate representing bundles of stock. So non-US firms क्या कर सकती हैं? They also may issue the ADRs, that is the American Depository Receipts, which are the certificates representing bundles of stock. The locations of an MNC operations can influence the decision about where to place its stocks in view of the cash flows needed to cover dividend payments. So the locations of an MNC's operations can influence the decision about where to place in stock in view of the cash flows needed to cover dividend payments. Market characteristics are important too. Stock markets may differ in size, trading activity and proportion of individual versus institutional share ownership. So the market characteristics भी बहुत important है उसके साथ. Stock markets they may differ in size, trade activity level and proportion of the individual versus institutional share ownership. Now the comparisons. The foreign cash flows movement of a typical MNC can be classified to foreign trade. Number one, foreign trade जिसको हम कहते हैं imports and exports. Number two is direct foreign investment, DFI, acquisition of the foreign real assets. Number three, short-term investment or financing in the foreign securities. And number four is long-term financing in international bonds or the stock markets. So basically this is the movement of the cash flow of a typical MNC, which can be categorized into these four sections. Now see, foreign cash flow chart of an MNC. International money markets, ये MNC parent है. They may go for the import exports, they may go for the foreign exchange markets, for the foreign exchange transactions, they may go for the foreign business clients through the import and export. They may go for the foreign subsidiaries. Foreign subsidiaries might be doing the import and export, or dividend remittance and financing may be provided by the MNC parent to the foreign subsidiary. Similarly, MNC parent may provide short-term investment financing and foreign subsidiary may be providing short-term investment and financing to the international money market. So MNC parent might be offering medium and long-term financing to the international credit markets, and the foreign subsidiary might be giving the medium and long-term financing to the international credit market. Similarly, foreign subsidiaries
will be providing long-term financing to the international stock markets, and through the MNC parent, the long-term financing might be provided through the international stock markets. How financial markets affect an MNC value? Some interest rates commonly vary among countries, and MNC may use the international financial markets to reduce its cost of capital and thereby achieving a higher valuation. Basic जो purpose होता है वो ये होता है students कि हम we want to achieve the higher cost of capital and we also want to have the higher valuations. That is why we are interested in that. So some interest rates commonly vary among countries, और वो आपस में एक among countries that interest rate is going to be changed, and MNC may use this international financial markets to reduce its cost of capital and thus achieving a higher valuation. So dear students, thank you very much. This was all about today's lecture. We will be talking more about the currency derivatives, about puts and call options in the next upcoming lectures. Thank you very much. Good luck and Allah Hafiz.